तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे समास। तो सबसे पहले स्टूडेंट बता दूं कि सीबीएसई का अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं 2021 में, तो समास में से बहुत चीज़ हट चुका है। जैसे स्टूडेंट, अगर मैं समास की बात करूँगा तो आपको तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि, अव्ययभाव और द्वंद्व, ये 4 टॉपिक होते हैं समास के अक्सर बोर्ड एग्जाम में, सभी बोर्ड में। लेकिन सीबीएसई 2021 में स्टूडेंट क्या हुआ है कि हमें सिर्फ तत्पुरुष समास को पढ़ना है और तत्पुरुष में भी सिर्फ हमें विभक्ति तत्पुरुष को पढ़ना है, नए तत्पुरुष और उपपद तत्पुरुष को नहीं पढ़ना है, ठीक। और उसके बाद हमें अव्ययभाव पढ़ना है और द्वंद्व में इतरते द्वंद्व को पढ़ना है। तो सिंपल हो चुका है टॉपिक। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट सीबीएसई का एग्जाम दे रहे हैं तो वो घबराए नहीं समास से, क्योंकि बच्चे समास से बहुत ही ज़्यादा ये हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि सर समास में हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हम क्या करें। तो घबराने की स्टूडेंट आपको कोई भी बात नहीं है। बहुत ही आपका टॉपिक छोटा हो चुका है, इसलिए आपको कोई भी द्वितीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, ये सब उतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो समास मैं आपको पीडीएफ में दूंगा, टिक करके आप वीडियो देखें और उसको प्रैक्टिस कर ले। 40-50 नहीं होता है तो आप याद कर ले, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इस बार बहुत ही कम पढ़ना है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और स्मार्ट स्टडी करनी है। तो स्टूडेंट आइए समास पढ़ते हैं। तो समास स्टूडेंट क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक पद को एक करके कोई हम वर्ड बनाते हैं, उसको हम लोग समास कहते हैं स्टूडेंट। जैसे स्टूडेंट 2 या 2 से अधिक पद। अब बहुत बच्चे कहेंगे कि पद सर क्या है, तो एक बार मैं पहले डिफिनीशन लिख देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि पद क्या है। तो स्टूडेंट, हमने वीडियो को पॉज करके यहाँ पे डिफिनीशन लिखा ताकि हमारा जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा बच जाए। तो 2 या 2 से अधिक पद को हम अगर एक जगह मिलाते हैं, एक जगह उसका मेल कराते हैं या एक जगह वो मिल जाता है स्टूडेंट, और जो नया पद एक पद हो जाता है, जो नया एक वर्ड हो जाता है, उसी को हम लोग स्टूडेंट समास कहते हैं। जैसे स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिखूँ, एक मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। मैं लिखूँ, ये बहुत प्रचलित समास है, कृष्णम, कृष्णम और आश्रितः, एक जगह हम लोग लिखें। तो स्टूडेंट, कृष्णम का मतलब हुआ कि कृष्ण भगवान, भगवान कृष्ण, तो ये एक अलग पद है, इसका एक अलग वैल्यू है। और आश्रित का मतलब हुआ आश्रय, आश्रय लेने वाला या शरण लेने वाला। तो कृष्णम आश्रित एक जगह आया, इसका क्या अर्थ हुआ एक जगह, तो आप देखेंगे क्या होगा स्टूडेंट, कृष्णाश्रित होगा। इसका समास क्या होगा, कृष्णाश्रित। अब कैसे होता है, आगे कैसे होता है, ये सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब हुआ कृष्ण का आश्रय किए हुए, मतलब कृष्ण पे वो निर्भर है। ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भगवान पे निर्भर हो, कृष्ण पे निर्भर हो। तो उसके लिए देखिए 2 पद मिलकर एक पद बना, और तो यही स्टूडेंट समास कहलाया। अब देखिए स्टूडेंट, समास के 4 टाइप होते हैं, यानी कि 4 प्रकार के समास होते हैं। तो एक बार मैं यहाँ पे दिखाऊँ स्टूडेंट, एक समास होता है तत्पुरुष, उसके बाद होता है स्टूडेंट बहुब्रीहि, उसके बाद अव्ययभाव, और उसके बाद होता है चौथा द्वंद्व समास। उसके बाद इसमें बहुत टाइप के और समास होते हैं स्टूडेंट, जैसे कर्मधारय समास होते हैं, दिग्गु समास होते हैं। लेकिन ये बोर्ड में सीबीएसई में तो पहले भी नहीं आता था और इस बार तो है ही नहीं। लेकिन जिनके बोर्ड में है वो कमेंट कीजिएगा, जब उनका पूरा एक रिवीजन वीडियो बनाऊंगा तो उस सबको भी मैं कवर कर दूंगा। लेकिन पहले तत्पुरुष को पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो स्टूडेंट आइए जानते हैं तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट, तत्पुरुष का मतलब होता है उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, मतलब ऐसा समास जिसमें उत्तर पद का जो अर्थ है वही प्रधान हो। तो पहले डिफिनीशन समझ लीजिए और उसके बाद स्टूडेंट मैं पूरे डिटेल में आपको समझाता हूँ कि तत्पुरुष समास क्या होता है। तो स्टूडेंट, जब हम इसका डिफिनीशन पढ़ते हैं, परिभाषा को पढ़ते हैं, तो जिसमें उत्तर पद का अर्थ प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब जैसे स्टूडेंट आप देख सकते हैं राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। तो स्टूडेंट, इसमें कैसे कैसे कॉन्सेप्ट है उसके बारे में जानते हैं। तो हमने स्टूडेंट तत्पुरुष में क्या पढ़ा कि उत्तर पद की प्रधानता हो, उत्तर पद यहाँ पे तत्पुरुष समास में प्रधान हो। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं, राजपुत्र अगर मैं लिखता हूँ तो इसका मतलब तो सबको पता होगा कि राजपुत्र मतलब क्या हुआ, राजा का पुत्र हुआ। कोई राजा है उसका पुत्र। तो स्टूडेंट, राजपुत्र मतलब हुआ राजा का पुत्र।
यानी कि इसका जब विच्छेद करेंगे, जैसे कृष्णम जो आश्रित कृष्णाश्रित बना, उसी तरह ये कैसे बना होगा स्टूडेंट, तो निश्चित ये रहा होगा राज्ञ और पुत्र, यानी कि राजा का पुत्र। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे उत्तर पद क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, इस बात को समझिए स्टूडेंट। पूर्व पद किसे कहते हैं? पूर्व पद ये है पहले वाला पद, और उत्तर पद क्या है? बाद वाला। उत्तर पद का मतलब होता है बाद वाला, पूर्व पद का मतलब होता है पहले वाला। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे कृष्णम जो आश्रित, तो कृष्णम जो है वो पूर्व पद है और ये आश्रित उत्तर पद है। तो तत्पुरुष समास में देखिए स्टूडेंट, उत्तर पद की प्रधानता होती है। अब देखिए कैसे उत्तर पद की प्रधानता होती है, यानी कि बाद वाला का। जैसे देखिए राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, जो राज्ञ पुत्र से बना होगा, यानी कि बहुत इसमें ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट रखने की जरूरत नहीं, बस समझिए। तो ये पूर्व पद हुआ, ठीक, और ये उत्तर पद हुआ बाद वाला। तो हमने पढ़ा तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। तो देखिए उत्तर पद की ही प्रधानता है। यहाँ पे स्टूडेंट राजपुत्र, राजा का पुत्र, यानी हम राजा के पुत्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए राजा पूर्व पद प्रधान न होकर पुत्र उत्तर पद बाद वाला है वो प्रधान हो रहा है। हम राजा की पुत्र की बात कर रहे हैं, इसमें राजा प्रधान नहीं है स्टूडेंट, राजा का जो पुत्र है वो प्रधान हो रहा है, यानी कि उत्तर पद प्रधान हो रहा है स्टूडेंट। इसलिए यहाँ पे क्या है, ये तत्पुरुष समास है, क्योंकि यहाँ जो पुत्र है वो प्रधान है। तो इसे हम लोग स्टूडेंट तत्पुरुष समास कहेंगे। अब स्टूडेंट तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं। जैसे स्टूडेंट, ये बैच सीबीएसई के रिड्यूस सिलेबस पे तैयार किया गया है, जिसमें संस्कृत की फुल सिलेबस की तैयारी कराई जाएगी। तो आइए स्टूडेंट जानते हैं संस्कृत प्रो बैच 2021 है क्या। तो स्टूडेंट, ये बैच संस्कृत बोर्ड एग्जाम को लेकर बनाई गई है। सबसे पहले स्टूडेंट बता दो कि इस बैच में जो आपकी प्रिपरेशन है संस्कृत बोर्ड की, उसकी जो तैयारी होती है वो 0 लेवल से हाई लेवल होती है। यानी कि स्टूडेंट, अगर आपको संस्कृत की ABCD भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, तो भी अगर आप इस बैच को लेते हैं तो आप संस्कृत बोर्ड एग्जाम में 90+ स्कोर कर जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट, इसमें शेड्यूल एंड टारगेट बेस्ड स्टडी होती है, यानी कि आपका पर्सनली शेड्यूल तय होता है और आपका पर्सनली टारगेट तय होता है और उसके अनुसार आपकी तैयारी कराई जाती है। उसके बाद स्टूडेंट बता दूं कि आप इस बैच को जब भी ज्वाइन करेंगे, आपकी जो पढ़ाई है वो उसी वक्त से शुरू होगी। बहुत सारे बच्चे ये पूछते रहते हैं कि सर बैच तो आपने इस दिन लॉन्च किया था, मैं आज कोर्स लूँगा तो क्या मेरी पढ़ाई आज से शुरू होगी, मेरे पिछले क्लास छूट गए होंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट। जब भी आप कोर्स को इनरोल करेंगे, ज्वाइन करेंगे, आपका पढ़ाई शुरू से उसी वक्त से कराया जाएगा। ये बात आप गौर कर लें। उसके बाद स्टूडेंट, चौथी बात बता दूं, ग्रामर एंड जो सेमूसी बुक है आपका लिटरेचर का, उसकी स्टूडेंट पूरी की पूरी आपको वीडियो मिलती है, पूरे बेसिक से मिलते हैं, आपको पूरा चीज़ समझ में आएगा। बता दिया स्टूडेंट मैंने पहले ही कि ये बैच का मकसद ही है पूरे जो कमज़ोर स्टूडेंट है संस्कृत में, उनको इतना प्रिपेयर कर देना, उनको इतना मदद कर देना कि वो 95+ संस्कृत में स्कोर कर जाए। उसके बाद स्टूडेंट, आपको वर्कशीट मिलेगी, असाइनमेंट मिलेगा, PDF मिलेगा। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो आपको बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन असाइनमेंट और वर्कशीट से आएंगे। उसके बाद स्टूडेंट, आपको डेली गाइड मेरे द्वारा मिलेगा, पर्सनली कॉल पे व्हाट्सएप पे आपको डेली पर्सनली गाइड मिलेगा। ये नहीं कि आप बैच ज्वाइन किए, आपको हमने सारा मटेरियल एक बार में दे दिया कि आप पढ़ो, ऐसा नहीं है। हम डेली आपका प्लान शेड्यूल तय करके आपको मटेरियल देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट, टेस्ट सीरीज आपका होता है हर 2 टॉपिक कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद हम हमेशा वीक में आपके साथ लाइव जुड़ेंगे, जूम ऐप के थ्रू आपसे लाइव मीटिंग करेंगे और आपके जितने भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो स्टूडेंट, इतना सब कुछ आपको बैच में मिलता है। बैच पूरे किसी भी आप लेवल पे हो सकते हैं स्टूडेंट, इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो आपका बोर्ड में जो मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ेगा। अगर आप 50 स्कोर कर रहे हैं तो आप 95 स्कोर कर जाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। क्योंकि संस्कृत बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हमें एक चाहिए सही स्ट्रेटजी, जो आपको मास्टर साहब ही दे सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट जानते हैं कि ये बैच कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट जानते हैं कि आप बैच को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट पता होगा, बैच को ज्वाइन करने के लिए एक छोटी सी फ़ी है जो है 400 रुपीज़। स्टूडेंट, अभी एक बैंक अकाउंट डिटेल स्क्रीन पे शो हो रहा होगा,
स्टूडेंट इस अकाउंट में आपको 400 रुपये भेजने हैं, यानी कि 400 रुपीज़। आप स्टूडेंट किसी भी ऐप के थ्रू, पेटीएम, फ़ोनपे, अमेजन पे, भीम UPI, किसी भी ऐप के माध्यम से आप इस अकाउंट में 400 रुपीज़ भेजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट अभी भेजने के बाद आपको एक पेमेंट स्क्रीनशॉट लेना है या रिसिप्ट डाउनलोड करना है, पेमेंट रिसिप्ट। उसके बाद स्टूडेंट हमें मेल कर देना है। अभी हमारा मेल ID शो हो रहा होगा, तो मेल में स्टूडेंट पेमेंट स्क्रीनशॉट, अपना नाम, व्हाट्सएप नंबर और संस्कृत लिख के जरूर भेज दें। हम आपको बैच में ज्वाइन कर लेंगे। जैसे विभक्ति तत्पुरुष, तो उसमें स्टूडेंट आपको क्या पढ़ना है, जहाँ देखिए स्टूडेंट अब आता है विभक्ति तत्पुरुष, जहाँ द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक लोप करके समास बनाया जाता है, उसे हम लोग विभक्ति तत्पुरुष कहते हैं। तो इसमें विभक्ति वाला में इस टाइप के आपको मिलेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, और इतना आपको स्टूडेंट याद रखना है। तो आइए एक एक करके इसके डिफिनीशन को पढ़ते हैं और पूरे डिटेल में सारे चीज़ों को समझते हैं। अब स्टूडेंट विभक्ति शब्द रूप आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग पुत्र, फल, ये सब याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट जो बच्चे CBSE से हैं वो उतना ज़्यादा टेंशन ना ले, वो सिर्फ वीडियो को देखें और PDF में जो क्वेश्चन है उसी को सॉल्व करें, क्योंकि समास में आपको मैं 30 से 40 क्वेश्चन दूंगा और गारंटी है कि उसमें से क्वेश्चन आएंगे ही, क्योंकि 30 से 40 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं सकते बोर्ड में, समझे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अदर बोर्ड वाले कुछ इस कोर्स में जुड़े हुए वो काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट बच्चे हैं, बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, तो उन लोग को याद ही है, तो उन लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आप फल शब्द रूप और बालक शब्द रूप आप जरूर याद कर ले, जिसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ये सब कुछ को आप लोग याद कर ले। तो आइए स्टूडेंट एक बार इस सब को पढ़ते हैं और कैसे समास बनता है इस सारे के बारे में बातचीत करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, द्वितीय तत्पुरुष में जिसका पूर्व पद द्वितीयांत हो उसे द्वितीय तत्पुरुष कहते हैं। जैसे आप देखेंगे शरण प्राप्त, शरणम प्राप्त से ये बना हुआ है, यानी कि शरण को प्राप्त करने वाला। तृतीय तत्पुरुष का मतलब होता है जिसका पूर्व पद तृतीयांत हो उसे तृतीय तत्पुरुष कहते हैं। जैसे ज्ञानहीन, ज्ञानेनहीन, मतलब कि ज्ञान से हीन। देखिए ज्ञानहीन, ज्ञानेनहीन से बना हुआ है, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। तो इसी तरह स्टूडेंट आपको चतुर्थी तत्पुरुष में वही होगा जिसका चतुर्थी विभक्ति हो। उसके बाद पंचमी तत्पुरुष में यही होगा जिसका पंचमी विभक्ति हो। षष्ठी तत्पुरुष में यही होगा जिसका पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति हो। तो ये हम लोगों ने स्टूडेंट पढ़ा। और एक लास्ट आता है सप्तमी तत्पुरुष, जिसमें पूर्व पद में यदि सप्तमी विभक्ति हो तो उसे सप्तमी तत्पुरुष कहते हैं। जैसे रण विरह देखेंगे, रणे वीर, रण में वीर। तो ये हमने देखा स्टूडेंट, एक ओवरव्यू ले लिया पूरा तत्पुरुष का। मतलब इसमें विभक्ति को लोप करके समास बनाया जाए उसे विभक्ति तत्पुरुष का हम लोग नाम देते हैं, जिसके ही प्रकार है द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, ये सब है स्टूडेंट। लेकिन जो CBSE वाले स्टूडेंट हैं उनको उतना ज़्यादा याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और बोर्ड वाले को भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है बस उसको आप लीजिए, और जो मैं शब्द रूप बोला हूँ वो याद कीजिए, ताकि आपको विभक्ति रूप पहचानने आ जाए। और बहुत बच्चों को दिक्कत है तो मैं उसकी भी वीडियो करा दूंगा। अब आइए स्टूडेंट हम बारीकी से सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो विभक्ति तत्पुरुष में हमने देखा स्टूडेंट, जहाँ द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक लोप करके उसका समास बनाया जाए उसे हम लोग विभक्ति तत्पुरुष कहते हैं। द्वितीय हो, तृतीय हो, चतुर्थी हो, पंचमी हो, षष्ठी हो और सप्तमी हो। जैसे स्टूडेंट देखिएगा, कृष्णम आश्रित, कृष्णा आश्रित, कृष्ण का आश्रय किए हुए। यहाँ पे कृष्णम पूर्व पद है, आश्रित उत्तर पद है, यानी कृष्ण का आश्रय किए हुए। हम आश्रय लेने वाले के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि कृष्णाश्रित। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखेंगे कि बाद वाला जो उत्तर पद है वो प्रधान है। रामम आश्रित, रामाश्रित ह, यानी कि राम का आश्रय किए हुए। मदेन शून्य, मद शून्य, यानी मद से शून्य। उसके बाद आप देखेंगे गवे हितम, यानी गो हितम, गाय के लिए हितकारी। तो ये होता है स्टूडेंट विभक्ति तत्पुरुष समास। इसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा विभक्ति, हमें शब्दरूप का थोड़ा सा जो हम लोगों ने 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, उसका ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। लेकिन जो CBSE के बच्चों बिल्कुल भी ना घबराए, जो उनको समास मिले, अगर दिक्कत हो रही है उनको विभक्ति तत्पुरुष ये सब में, तो बस मैं जो समास दूंगा उसको आप याद कर लीजिएगा, बाकी बाद आपका खेल खत्म हो जाएगा। तो आप इसको नोट करते चलेंगे। उसके बाद स्टूडेंट आता है नए तत्पुरुष। तो आइए स्टूडेंट जानते हैं कि नए तत्पुरुष हम लोग किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट बता दूं कि नए तत्पुरुष ऐसे शब्द को कहा जाता है जिसको हम लोग नकारात्मक बना देते हैं। यानी कि स्टूडेंट आप डिफिनीशन देख ही सकते हैं, एक बार मैं पढ़ देता हूं और 2-4 आपको समास इसका बना के दिखा देता हूं। नए तत्पुरुष, आइए स्टूडेंट हम लोग पढ़ते हैं।
तो समास स्टूडेंट थोड़ा सा बच्चों को कठिन लगता है, लेकिन घबराइए नहीं, जितना समझ में उतना समझिए, PDF सॉल्व कीजिए और उसके बाद मैं आपका जब रिवीजन कराऊंगा, जब आपका प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट ले लेंगे। और मैं अगेन कह रहा हूँ, जो CBSE बोर्ड वाले वो तो बिल्कुल मत घबराए, उनको जो समास दे दिया जा रहा है याद कर लीजिए, बस आपका कहानी खत्म हो जाएगा। नहीं तो आपको हो सकता है थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़े पूरे कॉन्सेप्ट को लेने के लिए। अब देखिए स्टूडेंट, नए तत्पुरुष है, तो नए तत्पुरुष इस साल के सिलेबस में नहीं है और उपपद भी तत्पुरुष नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ जिनके सिलेबस में जो अदर बोर्ड के स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नए तत्पुरुष किसे कहते हैं स्टूडेंट? उससे पहले मैं बता दूं कि जो CBSE वाले हैं उनका तत्पुरुष समास ये खत्म हो चुका है, तो आप वीडियो हो गया आपका समाप्त, आप जाके PDF को सॉल्व कीजिए और उसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट समास में आपसे मिलेंगे अव्यय भाव में। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है इस साल 2021 में, इसलिए आप वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, जो नए माफ़ कीजिएगा, जो दूसरे बोर्ड के बच्चे उनके लिए नए तत्पुरुष और उपपद तत्पुरुष मैं पढ़ा दूँ। तो नए तत्पुरुष का मतलब होता है स्टूडेंट, जब शब्दों को नकारात्मक बनाने हेतु आज़ादी यानी कि प्रथम वर्ण स्वर शब्दों अथवा हलादी यानी प्रथम व्यंजन वर्ण शब्दों के साथ क्रमशः अन अथवा अ लगाकर शब्द बनाया जाए, उसे नए तत्पुरुष कहते हैं स्टूडेंट। जैसे स्टूडेंट देखिए क्या कॉन्सेप्ट कह रहा है, उसको ध्यान से समझेंगे और मैं पूरा डिटेल में आपको बताता हूँ। जब शब्दों को नकारात्मक बनाने के लिए प्रथम वर्ण स्वर का यूज करें या प्रथम वर्ण व्यंजन का हम लोग स्टूडेंट यूज करें या उसके साथ हम लोग अन अथवा अ लगाकर शब्द बनाए, उसे हम लोग नए तत्पुरुष कहते हैं स्टूडेंट। जैसे देखिए नकारात्मक चीज़ों को बनाने के लिए, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल देता हूँ, न उपयुक्त, जो उपयुक्त में न हो, जो उपयुक्त नहीं हो, उपयुक्त का इंग्लिश मतलब होता है इसके लिए, मतलब वो अच्छा न हो, तो न उपयुक्त को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? समास में अनुपयुक्त। उसी तरह स्टूडेंट रहे न उचितम, जो उचित न हो, जो अच्छा न हो, जो, तो हम लोग ये च है स्टूडेंट, न उचितम, तो हम लोग क्या कहेंगे? अनुचितम। ठीक है। अगर स्टूडेंट आए न विवेक, मतलब जिसके पास विवेक न हो, जिसके पास व्यवहार न हो, तो हम लोग क्या कहेंगे? ये अविवेक है। तो ये हम लोग नए समास है स्टूडेंट। जैसे एक एग्जांपल और मैं लेता हूँ, न ज्ञानी, तो बहुत बच्चे बना भी दिए होंगे अज्ञानी, मतलब जिसके पास ज्ञान न हो। तो देखिए ज्ञान में हम लोगों ने न मतलब कि माफ़ कीजिएगा प्रथम वर्ण स्वर अ लगा के उसका नकारात्मक अर्थ निकाल दिया, यानी कि ये नए तत्पुरुष है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने इतना सीखा। अब तीसरा स्टूडेंट है उपपद तत्पुरुष। तो देखिए स्टूडेंट, जब संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया का समास बनाने हेतु क्रियापद को संज्ञा के रूप में प्रयोग करके पूर्व पद संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ मिलाकर समास बनाया जाए, तो उसे ही हम लोग उपपद तत्पुरुष कहते हैं। जैसे पहले डिफिनीशन को समझ लीजिए। जब संज्ञा अथवा सर्वनाम, तो संज्ञा आप जान ही रहे किसे कहते हैं? जो भी आपके पशु हो गए, जानवर हो गए, नदी हो गई, जो खास चीज़ है, तो उसमें हम लोग संज्ञा यूज करते हैं। जैसे आप इंग्लिश में ही पढ़ते होंगे, नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, पैलेस और एनिमल थिंग, उसी का हिंदी वर्जन है संज्ञा। उसके बाद सर्वनाम शब्द, तो सर्वनाम आप जान रहे हैं किसे कहते हैं? जो संज्ञा के बदले में यूज हो। जैसे स्टूडेंट मैं कहूँ आपको कि वह एक लड़का है, तो यहाँ पे वह के जगह मैं किसी लड़के का, जिसको मैं कह रहा हूँ, उसका मैं नाम भी ले सकता हूँ। जैसे राम एक लड़का है, तो राम संज्ञा हुआ क्योंकि राम एक नाम है, और उसके जगह मैं वह का प्रयोग कर रहा हूँ, तो वह क्या है? ही है। और ये क्या है? माफ़ कीजिएगा, दिस है। और ये क्या है? तो एक सर्वनाम है स्टूडेंट। तो ये आपको संज्ञा सर्वनाम आ गया होगा। क्रिया मतलब होता है वर्ब, यानी कि जो हम लोग क्रिया करते हैं। तो समास बनाने में क्रियापद को संज्ञा के रूप में प्रयोग करके पूर्व पद जो होता है, पूर्व पद पहले वाला और उत्तर पद बाद वाला, संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ मिलाकर समास बनाया जाए, उसे ही हम लोग उपपद तत्पुरुष कहते हैं। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिए, इंद्रम जयति इति, यानी कि इंद्रजीत, यानी कि इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत। जलम ददाति इति, यानी कि जलदह, जल को जीतने वाला। जीवम नेयति इति, यानी कि जीवनम। ग्रामम गच्छति इति, ग्रामगः। निर्जात जायते इति, निर्जह।
स्वर्णम करोति इति स्वर्णकार, यानी कि सोना का काम करने वाला। वेदान पठति इति वेद पाठी। वरम यक्षति ददाति इति वरदा। धनम यक्षति ददाति इति धनदा। अल्पम जनाति इति अल्पज्ञ, यानी कि कम जानने वाला। तो ये स्टूडेंट हमने देखा समास का ओवरव्यू। अब मैं बहुत बच्चों को बोल रहा हूँ कि समास के लिए घबराइए नहीं स्टूडेंट। तत्पुरुष समास हमारा फिनिश हो चुका है। मुझे लगता है कि बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो ये नए तत्पुरुष और उपपद तत्पुरुष इस साल के सीबीएसई सिलेबस 2021 में नहीं है। और एक बार सारे बच्चे अपने बोर्ड के सिलेबस को जरूर देखें, एक्स्ट्रा चीज़ आप ना पढ़ें। अब विभक्ति रूप में आपको मैं बताता हूँ स्टूडेंट, आप लोग फलम, फल शब्द और बालक शब्द, इसका आप लोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग इकारांत जो भी है आप याद कर लीजिए। आपके पास नहीं उपलब्ध है तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको वो फल शब्द रूप दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप समास प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट बता दूं, अभी भी आपको समास समझ में आ गया होगा। आप तत्पुरुष में क्या कीजिए, मुझे लगता है कि मैं आपको 20 से 25 क्वेश्चन दूंगा और वही क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड में, इसलिए आप उतने का ही प्रैक्टिस कीजिए और उसको याद कर लीजिए। ज़्यादा लफड़ा में पढ़ने की जरूरत नहीं है और आपसे बनने लगेगा। 2-4 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक। अब बहुत एक और प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि सर कोई टॉपिक है जो हमें एक बार में समझ में नहीं आता है स्टूडेंट, सर क्या करें। तो देखिए स्टूडेंट, घबराइए नहीं। देखिए, आप थोड़ी सी अपनी गलती को मानिए, क्योंकि आपने थोड़ी सी पिछले क्लासों में इस क्लास में पढ़ाई नहीं की है। तो आप कहेंगे सर आप तो कहे थे हम मतलब कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तब पर भी आप अच्छा करेंगे। तो स्टूडेंट ऐसा सही में है। तो आप सोचिएगा हम एक बार में प्रैक्टिस करें। जैसे बहुत बच्चे को कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो जाता है संधि में, तो मैं पूरे बेसिक से पढ़ाया हूँ। लेकिन स्टूडेंट बहुत बच्चे कहते हैं सर मैं समझ नहीं पाया। तो बहुत बच्चे आपके साथ ही पढ़ रहे हैं, वो एक बार में समझ रहे हैं, कोई 2 बार में समझ रहे हैं, कोई 3 बार में समझ रहे हैं। तो जितना हो सके, कुछ आपकी गलतियाँ हैं पिछले क्लास की, तो थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपके जो अच्छे साथी हैं जो हर एक क्लास में संस्कृत पे ध्यान दे रहे हैं, वो 20 मिनट डेली पढ़ रहे हैं, आप 30 मिनट डेली पढ़िए, काम हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपको समझते आ रही है संस्कृत में, पढ़ने में टाइमिंग नहीं बना पा रहे, सर क्या है दिक्कत है, पीडीएफ नहीं बना पा रहे, कैसे करें, सारे बच्चे आपके साथी हमसे पूछते रहते सर ये बताओ वो टिप्स बताओ, कुछ भी नहीं शर्माते। तो इसलिए आप भी बेझिझक हमसे पूछिए। और मैं अगेन कहता हूँ, कोई भी बच्चा मत घबराए कि सर हमने तो पढ़ाई नहीं की, हमको एक बार में नहीं समझ में आया तो हम क्या करें। बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट। एक बच्चे का मैं एग्जांपल देता हूँ, जिसको स्टूडेंट संधि पहले बार में नहीं समझ में आया। उसने पूछा कि आयुष सर हम क्या करें। हमने कहा कि आप जाके संधि की वीडियो को 3 बार देखो और 2 बार प्रैक्टिस करो। स्टूडेंट उसने प्रैक्टिस भी किया है और 3 बार वीडियो को भी देखा है और संधि के टेस्ट में स्टूडेंट उसने टॉप मार दिया है। तो ये महत्व बताता है पढ़ने की इच्छा शक्ति। तो आप भी पढ़िए, घबराइए नहीं। हमको नहीं आ रहा है स्टूडेंट, 0 से शुरुआत होता है, इसलिए घबराने की किसी को बात नहीं है। हमें पहुंचना है ऊपर, तो एकदम आराम आराम से चीज़ों को समझना पड़ेगा, उसको मतलब कि कार्य में लाना पड़ेगा ताकि हम सीख सके। इसलिए कोई भी बच्चा घबराए नहीं। क्या चींटी, आप बताइए, चींटी जब खाना लेके चढ़ती है कहीं ऊपर, बहुत ऊपर पहाड़ पे, तो गिर जाती है, तो क्या वो कहती है हमसे एक बार में नहीं हुआ हम क्या करें, 2 बार 3 बार चढ़ती है और पहुंच जाती। तो अभी तो बोर्ड में 3-4 महीने, तो कोई बच्चा ये घबराए नहीं। 1 बार 2 बार प्रैक्टिस कीजिए और आपका गुलाम हो जाएगा वो। और जो टेस्ट हो रहा है वही आपके कोर्स का और बेस्ट चीज़ है, जो उसको आप लोग सारे बच्चे अटेंड करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो इसलिए सारे बच्चे टेस्ट को अटेंड करें। जब उनको मिले कि हाँ आज आपका टेस्ट है, दिन रात लगा के उसके लिए मेहनत करें। आप ही के दोस्त उसमें 20 ला रहे हैं, 19 ला रहे हैं, 18 ला रहे हैं, उन्होंने भी पढ़ाई की है। ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत ऐसे बच्चे 20 ला रहे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में ही बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली, 9th में ही कर ली। नहीं, बहुत बच्चे तो संस्कृत को अभी तक छुए भी नहीं थे, लेकिन आज 20 ला रहे हैं। वो अपनी मेहनत से ला रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने लेक्चर को 2 बार 3 बार देखा है, पीडीएफ सॉल्व किया है, जो भी उनके समस्या उनको हमसे पूछा है, क्वेश्चन बैंक को सॉल्व किया है। तो आप भी काम कीजिए, ठीक है। संस्कृत में 30 से 40 मिनट डेली काम कीजिए और बाकी बात सारी टेंशन छोड़ दीजिए। तो वीडियो लंबी हो रही है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सोचा है कि 2 मिनट आपको कुछ समझा दूँ। धन्यवाद। स्टूडेंट, ये बैच सीबीएसई के रिड्यूस सिलेबस पे तैयार किया गया है, जिसमें संस्कृत की फुल सिलेबस की तैयारी कराई जाएगी। तो आइए स्टूडेंट जानते हैं संस्कृत प्रो बैच 2021 है क्या। तो स्टूडेंट, ये बैच संस्कृत बोर्ड एग्जाम को लेकर बनाई गई है। सबसे पहले स्टूडेंट बता दूं कि इस बैच में जो आपकी प्रिपरेशन है संस्कृत बोर्ड की,
उसकी जो तैयारी होती है वो 0 लेवल से हाई लेवल होती है। यानी कि स्टूडेंट अगर आपको संस्कृत की ABCD भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, तो भी अगर आप इस बैच को लेते हैं तो आप संस्कृत बोर्ड एग्जाम में 90+ स्कोर कर जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट इसमें शेड्यूल एंड टारगेट बेस्ड स्टडी होती है। यानी कि आपका पर्सनली शेड्यूल तय होता है और आपका पर्सनली टारगेट तय होता है और उसके अनुसार आपकी तैयारी कराई जाती है। उसके बाद स्टूडेंट बता दूं कि आप इस बैच को जब भी ज्वाइन करेंगे आपकी जो पढ़ाई है वो उसी वक्त से शुरू होगी। बहुत सारे बच्चे ये पूछते रहते हैं कि सर बैच तो आपने इस दिन लॉन्च किया था, मैं आज कोर्स लूँगा तो क्या मेरी पढ़ाई आज से शुरू होगी, मेरे पिछले क्लास छूट गए होंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट। जब भी आप कोर्स को इनरोल करेंगे, ज्वाइन करेंगे, आपका पढ़ाई शुरू से उसी वक्त से कराया जाएगा। ये बात आप गौर कर लें। उसके बाद स्टूडेंट चौथी बात बता दूं, ग्रामर एंड जो सेमूसी बुक है आपका लिटरेचर का, उसकी स्टूडेंट पूरी की पूरी आपको वीडियो मिलती है, पूरे बेसिक से मिलते हैं, आपको पूरा चीज़ समझ में आएगा। बता दिया स्टूडेंट मैंने पहले ही कि ये बैच का मकसद ही है पूरे जो कमज़ोर स्टूडेंट है संस्कृत में उनको इतना प्रिपेयर कर देना, उनको इतना मदद कर देना कि वो 95+ संस्कृत में स्कोर कर जाए। उसके बाद स्टूडेंट आपको वर्कशीट मिलेगी, असाइनमेंट मिलेगा, PDF मिलेगा। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो आपको बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन असाइनमेंट और वर्कशीट से आएंगे। उसके बाद स्टूडेंट आपको डेली गाइड मेरे द्वारा मिलेगा, पर्सनली कॉल पे, व्हाट्सएप पे आपको डेली पर्सनली गाइड मिलेगा। ये नहीं कि आप बैच ज्वाइन किए, आपको हमने सारा मटेरियल एक बार में दे दिया कि आप पढ़ो, ऐसा नहीं है। हम डेली आपका प्लान शेड्यूल तय करके आपको मटेरियल देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट टेस्ट सीरीज आपका होता है हर 2 टॉपिक कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद हम हमेशा वीक में आपके साथ लाइव जुड़ेंगे, जूम ऐप के थ्रू आपसे लाइव मीटिंग करेंगे और आपके जितने भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो स्टूडेंट इतना सब कुछ आपको बैच में मिलता है। बैच पूरे किसी भी आप लेवल पे हो सकते हैं स्टूडेंट, इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो आपका बोर्ड में जो मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ेगा। अगर आप 50 स्कोर कर रहे हैं तो आप 95 स्कोर कर जाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। क्योंकि संस्कृत बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हमें एक चाहिए सही स्ट्रेटजी जो आपको मास्टर साहब ही दे सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट जानते हैं कि ये बैच कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट जानते हैं कि आप बैच को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट पता होगा बैच को ज्वाइन करने के लिए एक छोटी सी फ़ी है जो है 400 रुपीज़। स्टूडेंट अभी एक बैंक अकाउंट डिटेल स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। स्टूडेंट इस अकाउंट में आपको 400 रुपये भेजने हैं, यानी कि 400 रुपीज़। आप स्टूडेंट किसी भी ऐप के थ्रू पेटीएम, फ़ोनपे, अमेजन पे, भीम UPI किसी भी ऐप के माध्यम से आप इस अकाउंट में 400 रुपीज़ भेजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट अभी भेजने के बाद आपको एक पेमेंट स्क्रीनशॉट लेना है या रिसिप्ट डाउनलोड करना है, पेमेंट रिसिप्ट। उसके बाद स्टूडेंट हमें मेल कर देना है। अभी हमारा मेल ID शो हो रहा होगा, तो मेल में स्टूडेंट पेमेंट स्क्रीनशॉट, अपना नाम, व्हाट्सएप नंबर और संस्कृत लिख के जरूर भेज दें, हम आपको बैच में ज्वाइन कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अव्यय भाव समास। तो स्टूडेंट सिलेबस को लेकर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो सिलेबस को लेकर कंफ्यूज मत होइए। जो रिवाइज सिलेबस है वही हमें पढ़ना है, तो उसमें अव्यय भाव समास हमें पढ़ना है। और जिन बच्चों के पास सिलेबस है या नहीं है वो अगर चाहे हमसे सिलेबस लेना तो आप अगर प्रो बैच में है तो व्हाट्सएप हमें कर दीजिएगा, मैं आपको सिलेबस दे दूंगा और उससे आप मैच कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा अगर नया सिंपल सेट खरीदा है, सिंपल पेपर 2021 बोर्ड के लिए न्यू सिलेबस पे, तो उससे मैच कीजिएगा। सिलेबस उसके फर्स्ट पेज में दिया रहता है, आपका मैच हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज हम लोग पढ़ेंगे अव्यय भाव समास। स्टूडेंट बता दूं कि थोड़ी सी यहाँ पे बिजली नहीं है तो मोबाइल के जो लाइट है उससे मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अव्यय भाव समास में स्टूडेंट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। अगर इससे पहले आपने तत्पुरुष समास नहीं देखा है तो जाके देखिए। कुछ बच्चों को तत्पुरुष समास में प्रॉब्लम आ रही है कि सर हमें समझ नहीं आता, तो घबराइए मत स्टूडेंट, अव्यय भाव समास आप पढ़ेंगे और उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो आइए स्टूडेंट पढ़ते हैं अव्यय भाव समास। तो यहाँ पे डिफिनीशन लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और फिर समझाने में भी टाइम लगेगा, तो डिफिनीशन क्यों ना जो लिखा हुआ है उसी को पढ़ूँ और आपको समझाऊँ। तो स्टूडेंट डिफिनीशन है इस अव्यय भाव समास का कि इस समास में पूर्व पद अव्यय होता है और उसी की प्रधानता होती है। अर्थात बनने वाले जो नए पद निर्माण उसी के अनुसार होता है और इस समास से युक्त का प्रथम पद उपसर्ग यानी कि अव्यय होता है, अंत में नपुंसक लिंग और एक वचन होता है। तो इतना सब कुछ आपने देखा है स्टूडेंट। अब आइए इसका मतलब क्या है सो बताता हूँ। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है उसके बारे में समझिए। तत्पुरुष में हमने एक एग्जाम्पल दिया था राजपुत्र, यानी कि राजा का पुत्र, ये तत्पुरुष समास है।
तो ये जो पहला है ये स्टूडेंट उत्तर पद हुआ, माफ़ कीजिएगा ये पूर्व पद हुआ, ठीक है स्टूडेंट, पूर्व पद पहला वाला पद, और ये उत्तर पद हुआ बाद वाला। तो ये आप समझ लीजिए कि पद किसे कहते हैं, जो पहला वाला है वो पूर्व और जो बाद वाला है वो उत्तर पद हुआ। तो हमने स्टूडेंट ये जाना। अब अव्यय भाव समास में क्या होता है, एक बार अगेन बता दूं स्टूडेंट कि ये अव्यय भाव समास के एग्जाम्पल नहीं है, तत्पुरुष पर मैंने सिर्फ आपको पद समझाया कि पूर्व क्या होता है और उत्तर क्या होता है। तो अव्यय भाव समास में स्टूडेंट जो पहला पद होता है, मैं अभी एक एग्जाम्पल लिख दूंगा और आपको बताऊंगा, एक जो पहला पद होता है उसकी मतलब स्टूडेंट प्रधानता होती है, और वो जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है, ये भी आप जान लीजिए, ठीक। और उसके बाद जो अंतिम में जो पद होता है, अंत में नपुंसक लिंग, माफ़ कीजिएगा, हाँ पद, सॉरी स्टूडेंट एक बार अगेन बोलता हूँ, जो अंत में जो होता है वो नपुंसक लिंग और एक वचन होता है, ठीक। तो अगेन मैं बोल दूँ अव्यय भाव समास किसे कहेंगे, तो जिसका पहला पद प्रधान हो और पहला पद अव्यय हो, उसके बाद दूसरा पद संज्ञा हो और वो जो पद है वो नपुंसक लिंग या एक वचन हो। अब जैसे स्टूडेंट एक मैं अव्यय भाव समास का एग्जाम्पल देता हूँ, आगे हम लोग जानेंगे कि कैसे अव्यय भाव समास को बनाते हैं, कैसे उसमें फंक्शन है, क्या उसके बनाने के सूत्र है, इस सब के बारे में। तो जैसे स्टूडेंट मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उपरामम, यानी कि स्टूडेंट रामस्य, कंफ्यूज मत होइए स्टूडेंट, ये सब जानेंगे कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है, पूरे डिटेल में, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो उपरामम रामस्य समीपम, अगर हमें एक जगह लिखा हो रामस्य समीपम, यानी कि ये पहला पद, ये उत्तर, ये पूर्व पद और ये उत्तर पद, तो हमने स्टूडेंट यहाँ पे क्या देखा कि ये दोनों मिलकर इसका समास होता है उपरामम। तो देखिए स्टूडेंट, उपरामम में पहला पद तो ये उप हो गया और दूसरा पद स्टूडेंट क्या हो गया, रामम हो गया। तो राम एम, मैंने जैसा ही डिफिनीशन में आपको बताया कि दूसरा पद संज्ञा होता है। तो देखिए क्या संज्ञा है स्टूडेंट, तो आप कहेंगे कि यस सर ये संज्ञा होता है, राम एक संज्ञा है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट आप उप देखेंगे तो ये एक अव्यय है, तो पहला पद अव्यय यानी कि पूर्व पद अव्यय और उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद संज्ञा है। और हमेशा ये जरूरी नहीं है कि आपको नपुंसक लिंग के एग्जाम्पल मिलेंगे, यहाँ पे रामम एक क्या है, पुल्लिंग शब्द है, तो इससे घबराने की किसी बच्चों को ज़रूरत नहीं है। बस ये स्टूडेंट था अव्यय भाव समास का। अब इसका थोड़ा सा आपको क्या चीज़ याद करना पड़ेगा, उसके बारे में बातचीत करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट अव्यय भाव समास में जो पदों में निम्नलिखित परिवर्तन जो दिखाई पड़ते हैं उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आपको 4 परिवर्तन दिखेंगे। पहला परिवर्तन क्या दिखेगा स्टूडेंट, कि समस्त पद जो होगा वो नपुंसक लिंग एक वचन में ही रहता है। मतलब कि अगर पूरा पद नपुंसक लिंग है, जब आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे उसमें स्टूडेंट कि अगर पूरा पद नपुंसक लिंग है तो उसका जो वचन होगा वो एक वचन होगा, बहुवचन द्विवचन नहीं होगा, एक वचन होगा। दूसरा स्टूडेंट क्या है, प्रथम पद का अर्थ का ही प्रधानता होता है। कैसे, देखिए स्टूडेंट, पहला हमने क्या जाना कि समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में रहता है। समस्त जो पद बनता है उसको हम लोग नपुंसक लिंग, भले राम पुल्लिंग है लेकिन ये समस्त पद नपुंसक लिंग है और एक वचन है, ठीक। दूसरा स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा कि प्रथम जो अर्थ होता है उसका प्रधानता होता है, प्रथम अर्थ का प्रधानता। अब ये कैसे होता है, सो ध्यान से देखिए। जैसे स्टूडेंट मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया, उपरामम यानी रामस्य समीपम का क्या बना, ये समास उपरामम बना, यानी कि रामस्य समीपम का उपरामम बना। ये मैंने उल्टा लिख दिया था, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, रामस्य समीपम एक विग्रह है तो इसका समास क्या बना, उपरामम बना। अब देखिए स्टूडेंट, रामस्य समीपम यानी राम की जो समीप हो, तो देखिए स्टूडेंट हम किसकी बात कर रहे हैं, राम की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, उतना राम को इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे। रामस्य समीपम यानी कि राम के जो समीप है, राम के जो पास है, उसकी हम बात कर रहे हैं राम का नाम लेके। तो इसका क्या बना, उपरामम बना, यानी कि उप पहले आ गया, यानी कि प्रथम अर्थ का क्या है, प्रधानता है, उप को ज़्यादा प्रधानता दे रहे हैं, ठीक है।
और हमने डिफिनीशन में भी पढ़ा कि पूर्व पद का यानी कि पहले वाला पद का काफ़ी ज़्यादा प्रधानता होता है, मतलब उसी का प्रधानता होता है, और वो जो होता है अव्यय होता है। इसीलिए बहुत बच्चे कह रहे थे सर समास से पहले माफ़ कीजिएगा, अव्यय से पहले आप समास पढ़ा दीजिए, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा था, क्योंकि अब देखिए उप एक अव्यय है, ये हमने जाना। ठीक, अब स्टूडेंट तीसरा क्या होता है स्टूडेंट, तीसरा यही होता है कि प्रथम पद जो होगा इस समास का वो एक अव्यय होगा, अव्यय भाव समास का नाम ही है इसका अव्यय भाव समास, तो इसलिए प्रथम पद जो होता है वो अव्यय भाव होता है, माफ़ कीजिएगा अव्यय होता है। ठीक, प्रथम पद जो स्टूडेंट होगा इस समास का वो एक अव्यय होगा। अब स्टूडेंट जैसे देखिए एक एग्जाम्पल मैं आगे बताऊंगा, उससे पहले चौथा बता दूँ स्टूडेंट, अगर उत्तर पद में दीर्घ स्वरांत हो तो स्टूडेंट हम लोग उसको ह्रस्वारांत कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, अगर उत्तर पद में दीर्घ स्वरांत रहेगा तो हम उसे ह्रस्वांत कर देंगे। आगे आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और पीडीएफ सॉल्व करेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा। तो ये स्टूडेंट कहानी थी अव्यय भाव समास की। अब स्टूडेंट आइए इसके जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो अभी आपके स्क्रीन पे जो चार्ट है, सारे स्टूडेंट इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपको मैं पढ़ा रहा हूँ और आप इसको याद जरूर कर लीजिए। अव्यय होता है उप, उसका अर्थ होता है समीपम यानी कि पास, विभक्ति उसका षष्ठी विभक्ति होता है, और उदाहरण जैसे रामस्य समीपम यानी राम के समीप, तो देखिए समीप आ रहा है यानी कि राम के समीप की हम बात कर रहे हैं, राम के समीप रहने वाला, तो समीप का अव्यय क्या होता है, उप होता है, इसलिए शुरुआत में उप लग गया, पहला पद का प्रधानता इसलिए भी उप लगा और उपरामम हो गया। उसी तरह स्टूडेंट आसनस्य समीपम यानी कि आसन जहाँ पे बैठने का आसन है उसके समीप, तो उपसानम, ये हमने उप का देखा। उसी तरह स्टूडेंट नीर और निस अव्यय होता है, तो उसका अर्थ होता है अभाव यानी कुछ ना होना, वो भी षष्ठी विभक्ति है, यानी कि देखिए एग्जाम्पल जननम अभावा यानी जन का अभाव है यहाँ पे, तो निर्जनम, फलस्य अभाव तो निष्फलम। याद रखिएगा जब भी अभाव की बात हो तो आगे आप लोग नी और निस जरूर लगाइएगा, नीर और निस। तो नी निर्जनम में नी यहाँ पे और ऊपर यहाँ पे ये र का ज के ऊपर है, तो वो देखिएगा निर्जनम, और इसमें हम लोगों ने लगाया निष्फलम। ठीक है स्टूडेंट, अब विग्रह से पहले का शब्द अक्षर यानी क ख ग घ या हो, तो यहाँ पे आपने देखा कि ज है यहाँ पे और फ है फलस्य, तो इसलिए नीर और निस जरूर लग जाता है। उसके बाद स्टूडेंट एक अव्यय होता है अनु, अनु मतलब होता है योग्यम यानी कि योग्यता रखने वाला, या पश्चात भी होता है यानी कि पीछे, यानी कि अनुज, जैसे हम लोग कहते हैं ना छोटे भाई को अनुज, तो उसका मतलब होता है छोटा, यानी कि अनु, वो भी षष्ठी विभक्ति में, यानी कि रामस्य योगम तो अनुरामम, और जरूर अनु जरूर आगे लगेगा। तो ये आगे क्यों लगता है, क्योंकि अव्यय भाव समास है, बिना आगे अव्यय लगे हुए बनेगा ही नहीं। और जब हम लोग स्टूडेंट मल्टीपल चॉइस करेंगे सीबीएसई बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में, तो मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब भी ये देखिए आप अव्यय भाव समास है तो ऑप्शन में पहले देख लीजिए कि किसके आगे अव्यय लगा हुआ है, और यही अव्यय आपको सीबीएसई में लगे मिलेंगे। स यथा प्रति अनु उपम, तो देखिए उप अगर रामस्य समीपम का रहता राम समीप उपराम, तो हम समझ जाते कि उप लगा हुआ है तो ये ही होगा, और राम आगे लग गया हुआ है तो बिल्कुल भी नहीं होगा। समझ रहे स्टूडेंट, तो अव्यय लगा रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए प्रति, इसका मतलब होता है विप्सा, यानी कि प्रति का मतलब होता है जैसे पर, पैकेट, पर, रूम, यानी कि बारी बारी से दोहराना किसी चीज़ को। प्रति का द्वितीय और सप्तमी विभक्ति दोनों होता है स्टूडेंट, जब आप फल शब्द रूप पढ़ेंगे तो अब आपको पता चलेगा। जैसे देखिए गृहम गृहम यति, यानी कि गृहम गृहम यति का मतलब है घर घर किसी चीज़ को देना, मतलब हर एक घर में, इस घर में अगर मान लीजिए हम 4 मोबाइल रख रहे हैं तो उस घर में भी 4 मोबाइल रखेंगे, यानी गृहम गृहम यति, तो प्रति गृहम यानी कि प्रत्येक घर में। उसी तरह गृह गृह इति मतलब कि घर घर इति, तो प्रति गृहम, ये हमने देखा। यथा का मतलब होता है स्टूडेंट, यथा मतलब जैसे कहते हैं ना यथा, और मतलब उल्लंघन ना करके कोई भी चीज़ को बिना कहे, मतलब आप समझ ही रहिए यथा का मतलब उल्लंघन न करके, तो वो भी द्वितीय विभक्ति में रहता है। जैसे बलम सॉरी स्टूडेंट, बलम अंतिकृप्ते यानी कि यथा बलम। उसके बाद स्टूडेंट हम लोगों ने स को देखना है, स भी एक अव्यय है, यानी इसका अर्थ होता है साथ, सहित या समान, मतलब कि साथ हो, सहित हो
सारे चीज़ को लेके या समान हो, तृतीया विभक्ति है, जैसे रामेन स यानी राम के साथ तो स रामम आगे स लगेगा क्योंकि अब है। उसी तरह स्टूडेंट घृणेत सहितम यानी स घृतम। ये हमने एक चार्ट को पढ़ा। इस चार्ट को याद रखना है स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो अव्यय आपका, माफ़ कीजिएगा, अव्यय भाव समास आपका स्टूडेंट नहीं बन पाएगा। तो इस चार्ट को आप लोग याद रखेंगे। अब आइए स्टूडेंट कुछ हम लोग क्वेश्चन को कर। स्टूडेंट ये बैच सीबीएसई के रिड्यूस सिलेबस पे तैयार किया गया है, जिसमें संस्कृत की फुल सिलेबस की तैयारी कराई जाएगी। तो आइए स्टूडेंट जानते हैं संस्कृत प्रो बैच 2021 है क्या। तो स्टूडेंट ये बैच संस्कृत बोर्ड एग्जाम को लेकर बनाई गई है। सबसे पहले स्टूडेंट बता दूं कि इस बैच में जो आपकी प्रिपरेशन है संस्कृत बोर्ड की, उसकी जो तैयारी होती है वो 0 लेवल से हाई लेवल होती है। यानी कि स्टूडेंट अगर आपको संस्कृत की ABCD भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, तो भी अगर आप इस बैच को लेते हैं तो आप संस्कृत बोर्ड एग्जाम में 90+ स्कोर कर जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट इसमें शेड्यूल एंड टारगेट बेस्ड स्टडी होती है, यानी कि आपका पर्सनली शेड्यूल तय होता है और आपका पर्सनली टारगेट तय होता है और उसके अनुसार आपकी तैयारी कराई जाती है। उसके बाद स्टूडेंट बता दूं कि आप इस बैच को जब भी ज्वाइन करेंगे आपकी जो पढ़ाई है वो उसी वक्त से शुरू होगी। बहुत सारे बच्चे ये पूछते रहते हैं कि सर बैच तो आपने इस दिन लॉन्च किया था, मैं आज कोर्स लूँगा तो क्या मेरी पढ़ाई आज से शुरू होगी, मेरे पिछले क्लास छूट गए होंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट। जब भी आप कोर्स को इनरोल करेंगे, ज्वाइन करेंगे, आपका पढ़ाई शुरू से उसी वक्त से कराया जाएगा। ये बात आप गौर कर लें। उसके बाद स्टूडेंट चौथी बात बता दूं, ग्रामर एंड जो सेमूसी बुक है आपका लिटरेचर का, उसकी स्टूडेंट पूरी की पूरी आपको वीडियो मिलती है, पूरे बेसिक से मिलते हैं, आपको पूरा चीज़ समझ में आएगा। बता दिया स्टूडेंट मैंने पहले ही कि ये बैच का मकसद ही है पूरे जो कमज़ोर स्टूडेंट है संस्कृत में उनको इतना प्रिपेयर कर देना, उनको इतना मदद कर देना कि वो 95+ संस्कृत में स्कोर कर जाए। उसके बाद स्टूडेंट आपको वर्कशीट मिलेगी, असाइनमेंट मिलेगा, PDF मिलेगा। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो आपको बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन असाइनमेंट और वर्कशीट से आएंगे। उसके बाद स्टूडेंट आपको डेली गाइड मेरे द्वारा मिलेगा, पर्सनली कॉल पे, व्हाट्सएप पे आपको डेली पर्सनली गाइड मिलेगा। ये नहीं कि आप बैच ज्वाइन किए, आपको हमने सारा मटेरियल एक बार में दे दिया कि आप पढ़ो, ऐसा नहीं है। हम डेली आपका प्लान शेड्यूल तय करके आपको मटेरियल देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट टेस्ट सीरीज आपका होता है हर 2 टॉपिक कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद हम हमेशा वीक में आपके साथ लाइव जुड़ेंगे, जूम ऐप के थ्रू आपसे लाइव मीटिंग करेंगे और आपके जितने भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो स्टूडेंट इतना सब कुछ आपको बैच में मिलता है। बैच पूरे किसी भी आप लेवल पे हो सकते हैं स्टूडेंट। इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो आपका बोर्ड में जो मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ेगा। अगर आप 50 स्कोर कर रहे हैं तो आप 95 स्कोर कर जाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। क्योंकि संस्कृत बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हमें एक चाहिए सही स्ट्रेटजी जो आपको मास्टर साहब ही दे सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट जानते हैं कि ये बैच कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट जानते हैं कि आप बैच को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट पता होगा बैच को ज्वाइन करने के लिए एक छोटी सी फ़ी है जो है 400 रुपीज़। स्टूडेंट अभी एक बैंक अकाउंट डिटेल स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। स्टूडेंट इस अकाउंट में आपको 400 रुपये भेजने हैं, यानी कि 400 रुपीज़। आप स्टूडेंट किसी भी ऐप के थ्रू, पेटीएम, फ़ोनपे, अमेजन पे, भीम UPI, किसी भी ऐप के माध्यम से आप इस अकाउंट में 400 रुपीज़ भेजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट अभी भेजने के बाद आपको एक पेमेंट स्क्रीनशॉट लेना है या रिसिप्ट डाउनलोड करना है, पेमेंट रिसिप्ट। उसके बाद स्टूडेंट हमें मेल कर देना है। अभी हमारा मेल ID शो हो रहा होगा, तो मेल में स्टूडेंट पेमेंट स्क्रीनशॉट, अपना नाम, व्हाट्सएप नंबर और संस्कृत लिख के जरूर भेज दें, हम आपको बैच में ज्वाइन कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट आज हम लोग पढ़ेंगे द्वंद्व समास। तो आपको बता दूं कि CBSE के सिलेबस में द्वंद्व समास में पहले 3 टॉपिक आते थे, लेकिन 2021 बोर्ड एग्जाम में सिर्फ एक टॉपिक ही आएगा, वो आएगा इतरेतर द्वंद्व। और इसका दूसरा टॉपिक समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व हट चुका है, तो ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो अदर बोर्ड के बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनके लिए तो तीनों हैं, तो मैं तीनों को पढ़ाऊँगा। लेकिन CBSE वाले सिर्फ इतरेतर द्वंद्व पढ़े। और एक बात ध्यान रखें स्टूडेंट, CBSE वाले अगर आपके पास टाइम है, और टाइम तो होगा ही क्योंकि ये बहुत छोटी सी वीडियो है, तो आपको क्या काम करना है, तीनों को एक बार पढ़ लेना है। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ इतरेतर द्वंद्व का कीजिएगा, क्योंकि समास स्टूडेंट बहुत लंबा कॉन्सेप्ट होता है। तो मैंने सोचा द्वंद्व समास में कुछ ट्रिक ये सब भी आपको समझा दूं। तो जब तक आप तीनों नहीं समझे रहिएगा तो ट्रिक मैं आपका
कंफ्यूज हो जाइएगा। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस भी होगा, ट्रिक भी होगा, लेकिन आप उन्हीं क्वेश्चन को करें जो आपको पीडीएफ में टिक मार के दिए गए हैं सीबीएसई वाले। तो देखिए स्टूडेंट, द्वंद्व समास किसे कहते हैं। इससे पहले कुछ बच्चों को तत्पुरुष समझ में नहीं आया था, कोई बात नहीं है स्टूडेंट, उसमें विभक्ति आपको नहीं आ रहा होगा इसलिए नहीं समझ में आया, तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप अव्ययभाव समास पढ़े, द्वंद्व समास पढ़े, और इसके बाद आपका लिटरेचर शुरू ही होने वाला है सेमुसी, तो घबराए नहीं, सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा। तो स्टूडेंट, द्वंद्व समास हम किसे कहते हैं। तो जब सभी पदों की प्रधानता होती है तथा उनको मिलाकर एक पद बनाया जाता है, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे मैं बात करूँ, हमने तत्पुरुष में देखा था कि जो बाद वाला पद है उत्तर पद, उसकी प्रधानता है। उसके बाद स्टूडेंट हमने अव्यय भाव में देखा था कि जो पूर्व पद है उसकी प्रधानता है। लेकिन स्टूडेंट, द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होगी, और पद क्या होता है ये मैंने आपको पहले ही बताया था। अब देखिए स्टूडेंट, इतरेतर द्वंद्व जो आपको पढ़ना है 2021 में, लेकिन मैं सबको ये बोलूँगा कि आप पढ़े यही क्वेश्चन इसी का करें, लेकिन इस सब को भी दोनों को जान लीजिए, इसको करने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, इतरेतर द्वंद्व किसे कहते हैं। तो शब्दों की संख्या के अनुसार ही समास का वचन होता है, अंतिम शब्द का ही लिंग और समास का ही लिंग होता है। जैसे तो स्टूडेंट, अभी आप लोग का लिंग वचन और थोड़ा सा शब्द रूप में थोड़ी सी आप बहुत लोग से जब मैंने रिव्यू लिया तो उन्होंने कहा कि हाँ सर, शब्द रूप में हमें परेशानी हो रही है। तो कोई बात नहीं है स्टूडेंट, समझिए शांति से। तो इसमें स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा कि शब्दों की संख्या के अनुसार ही समास का वचन भी होता है, अंतिम शब्द का ही लिंग होता है और समास का ही लिंग होता है। जैसे स्टूडेंट, अभी आप पूरा देख लेंगे, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, राम च लक्ष्मण च। तो स्टूडेंट, द्वंद्व समास की जब हम बात करेंगे तो ये च वाला समास जो होगा वो सब द्वंद्व ही होता है। तो सब में तो च लगा रहता है, लेकिन किस में कैसा च लगता है, कब च लगता है, उसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, बस इतरेतर द्वंद्व हमारा क्लियर हो जाएगा। तो रामः च लक्ष्मणः च, तो ये समास हो गया। तो एक बात याद रखिए, च वाला जितना भी समास है, देखिए इतरेतर में भी, समाहार में भी, एक्सेस में भी, सब में च लगा हुआ है। आगे बात करेंगे कि कब किस में च लगता है, तो यही मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो रामः च लक्ष्मणः च, तो देखिए राम भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि दोनों पद की प्रधानता, और लक्ष्मण भी इम्पॉर्टेंट है। समास क्या हो जाएगा, राम लक्ष्मणो। अब बहुत बच्चे घबरा गए होंगे, सर ई कैसे राम लक्ष्मण हुआ। तो घबराने के स्टूडेंट कोई बात नहीं, एमसीक्यू रहता है, बस आप कॉन्सेप्ट ध्यान में रख के चलिए। देखिए हम क्वेश्चन आज कराएंगे, आप कैसे जल्दी जल्दी करेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन है, कृष्ण च रामा च श्यामा च, मतलब कि सभी पद यहाँ पे की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर स्टूडेंट, कृष्ण राम श्यामा। तो ये हमने पढ़ा इतरेतर द्वंद्व का। अब देखिए स्टूडेंट, सीबीएसई वाले को तो यही पढ़ना है, लेकिन सीबीएसई वाले अभी भी ध्यान से सुने, आपका एमसीक्यू में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस आप सिर्फ इस दोनों को जान जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब आइए हम थोड़ा सा द्वंद्व समास पे एक ओवरव्यू आपको देते। तो हमने क्या बताया कि द्वंद्व समास जो च वाला समास होगा, जैसे देखिए यहाँ पे पानी च, पादौ च, तेसाम च, समाहार, या रामः च लक्ष्मणः च, तो ये सब च वाला, या माता च पिता च, तो ये च वाला समास द्वंद्व होता है। तो इसमें समाहार कौन होता है, एक्सेस कौन होता है, और इतरेतर द्वंद्व कौन होता है, सो मैं बताता हूँ। तो इतरेतर द्वंद्व कुछ भी हो सकता है, जैसे रामा च लक्ष्मण च, राम लक्ष्मण। लेकिन स्टूडेंट, समाहार द्वंद्व में हमेशा जातिवाचक शब्दों का प्रयोग होता है। आप देखेंगे समाहार में पानी च पादौ च तेसाम समाहार अंतिम में लिखा होगा, तो आप समझ लीजिएगा कि ये समाहार द्वंद्व है, उसका होगा पानी पादम। उसी तरह स्टूडेंट, एक्सेस द्वंद्व में क्या होगा कि केवल युगल शब्द का ही समास होता है। अब आप कहिएगा सर युगल शब्द क्या है, तो युगल शब्द जैसे मैं बताऊँ स्टूडेंट, दिन रात, अच्छा बुरा, लड़का लड़की, तेज बुड़बक, मतलब कि बुद्धि, ऐसे कहते हैं ना, पंडित चोर, उस टाइप का स्टूडेंट। तो मतलब विलोम शब्द, युगल शब्द, जैसे यहाँ पे देखा कि माता पिता, एक लाइन में हो रहा है ना, अच्छा बुरा, इस टाइप का। तो माता च पिता च, भ्राता च भग्नी च, भ्राता च भग्नी च, तो ये एक युगल शब्द का समास
एक शेष द्वंद्व होता है। तो अब MCQ आता है बोर्ड में, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ऐसे ही आपको इतना पढ़ना है। अब देखिए एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। चलिए स्टूडेंट, हम क्वेश्चनों का जो जकीरा है वो आपके सामने थोड़ा सा पेश करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जब हम लोग क्वेश्चन करने आएंगे तो इतना ही आप ओवरव्यू जानिए, क्योंकि मुझ आप लोग को थोड़ा सा विभक्ति रूप में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आप लोग घबराइए नहीं, यही ट्रिक को फॉलो कीजिए और जान लीजिए। एक बार और मैं ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि बहुत बच्चे कन्फ्यूज न हो। च तो द्वंद्व में लगेगा ही, लेकिन समाहार लगा होगा तो समाहार द्वंद्व, और एक शेष द्वंद्व में सिर्फ युगल शब्द का समास बनेगा, और इतरेतर द्वंद्व में सिंपल च वाला समास बनेगा। अब देखिए ऑप्शन में हम लोग कैसे पकड़ लेंगे। अब तो CBSE में ऑप्शन और 3 आ रहे हैं, तो अब घबराने की तो कोई बात नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट, माता पितरौ प्राणा परीक्षा भवम गच्छ, तो अब देखिए ये कैसा समास आपको लग रहा है। तो सर माता पितरौ, ये तो सर युगल शब्द लग रहा है, माता पिता अच्छा बुरा उस टाइप का। तो सर ये कैसा समास है, तो एक शेष समास है। तो हम जान गए कि ये तो इस साल सिलेबस में आएगा ही नहीं, तो इसका तब पर भी आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माता च पितरो च। उसी तरह देखिए स्टूडेंट, कलहेन च विवादेन च, तो देखिए ये हमारे सिलेबस में है। क्यों? क्योंकि देखिए क्वेश्चन में कलहेन च विवादेन च लगा दिया। कलहेन और विवादेन एक युगल शब्द नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है, कलह और विवाद। तो देखिए यहाँ पे और यहाँ पे तो युगल एक शेष द्वंद्व तो हुआ नहीं, समाहार द्वंद्व रहता तो अंतिम में समाहार लगा रहता, तो इतरेतर द्वंद्व हो गया। तो हम लोग बना देंगे इसका आंसर। तो इसी तरह स्टूडेंट समास होता है। अब देखिए एक और आपको मैं बताता हूँ। जैसे देखिए स्टूडेंट, कहीं कहीं आपको समाहार ऑप्शन में ही दे दे। जैसे यहाँ पे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में पिकाको क्रुजतः, तो पीक च काक च त्यो समाहारा। तो आप समझ जाइए कि समाहार द्वंद्व ऐसे टाइप से है। तो घबराने की स्टूडेंट किसी की बात नहीं। द्वंद्व में आपको कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 20 से 25 क्वेश्चन, तो उसको प्रैक्टिस कीजिए जम के। और समास में किसी बच्चों को दिक्कत हो रही है तो कोई भी बच्चा समास की टेंशन मत ले, क्योंकि स्टूडेंट ये तो एक हमारा ग्रामर का टॉपिक है, और ग्रामर मैं चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा भी आप लोग सीखें, और इसमें का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट। बस स्टूडेंट समास इतना ही आप पढ़िए। आपको नहीं समझ में आएगा ऐसी बात हो ही नहीं सकती। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे 1-2 तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। और एक और ज़रूरी बात है स्टूडेंट बता दूं कि ग्रामर पहले इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि जब लिटरेचर हम पढ़ेंगे तो लिटरेचर में कहानी ही नहीं रहता है स्टूडेंट, उसमें संधि समास प्रत्यय अव्यय सारे कुछ रहते। तो हमें तो पहले ही इसको जाना जरूरी है, इसलिए मैं आप लोग को बैच में ग्रामर सबसे पहले पढ़ा रहा हूँ, यानी कि व्याकरण। इसके बाद हम लोग स्टूडेंट लिटरेचर शुरू करेंगे, ठीक है। तो लिटरेचर आपको पढ़ाएंगे सर। तो आपको क्या काम करना है स्टूडेंट, जब भी आपको लिटरेचर पढ़ाई हो तो उसमें चैप्टर में जो भी आपको PDF मिले उसमें भी आपको संधि समास दिए जाएंगे, आगे आपको सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, उसको नोट करना है, प्रैक्टिस करना है। तो ये नहीं समझिए हमने नहीं पढ़ा है स्टूडेंट, बता दूं कि जितना आपने ग्रामर पढ़ा है उतना ही टॉपर पढ़ते हैं। विश्वास कीजिए स्टूडेंट, संस्कृत में मैंने बहुत बच्चों को पढ़ा है। आपने जितना ग्रामर पढ़ा है उतना तो क्या कहूँ, उतना भी नहीं पढ़ पाते स्टूडेंट, और वो बोर्ड में 70-80 ऐसे मार्क्स लेके आते हैं। तो आपने जितना पढ़ा है वो 90 का मटेरियल है। ये थोड़ी होता है पढ़ने का, ये मतलब नहीं है स्टूडेंट कि बोर्ड में अच्छा नंबर लाने का कि हम पूरा चैप्टर का विद्वान ही घोषित हो गए, ऐसा थोड़ी होता है। आप मतलब कि आप ही के दोस्त कोई संस्कृत में या सीनियर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए होंगे, तो क्या पूरा उनको उस समय संस्कृत आता था? ऐसा बात तो है नहीं है स्टूडेंट। तो जितना स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए उतना आप लोगों ने व्याकरण की तैयारी की है, होमवर्क को बनाया है, तो टेंशन मत लीजिए। अभी इतना कोई पढ़ा होता तो 90 के रेंज में हो रहा था, तो आप तो 90+ जाने वाले हैं। तो घबराइए मत स्टूडेंट। इसके बाद आपका लिटरेचर शुरू होगा और हमारा वाच्य जो बच जाता है और अशुद्धि संशोधनम, तो हम लोग उसको देखते रहेंगे साइड से।